दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का जो है कि 1000 MCQ का जो है सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। तो इसमें क्या है कि बीपीएससी का जो 70वीं बीपीएससी में, ठीक है, हम देखेंगे 69 बीपीएससी में देखे थे कि 15 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से पूछा गया था। तो 70वीं बीपीएससी के लिए जो है काफ़ी रिलेवेंट है ये, और इसमें से जो है कि काफ़ी सारे जो कि कथन करण इस टाइप का क्वेश्चन जो दिया गया है ना, इनमें से चुनिए 1 2 3 2 3 1, ठीक है, इस टाइप का जो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, अंत तक देखिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिपूर्ति पक्ष, ठीक है। ये हमने जो है कि अभी 4 वीडियो अपलोड किया था विजन IAS का, जो कि बीपीएससी 70वीं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो डाले थे। इसमें से काफ़ी सारा चैप्टर जो है कि कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारा डिस्कस किए थे। उसके बाद ये आप देखने के बाद कि MCQ लगाइए, इसमें काफ़ी सारा MCQ उससे मिलता जुलता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। और देखिए बीपीएससी प्री निकालने के लिए कम से कम 5000 MCQ का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके पास जो है कि MCQ जो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अभी क्या है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, इस वजह से आप अधिक से अधिक MCQ और अच्छे MCQ का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वन लिनियर पढ़ रहे हैं, कोई छोटा सा दरोगा वगैरह का पुराने बीपीएससी पैटर्न का नहीं, अभी लेटेस्ट पैटर्न का पढ़िए। तो देखिए अब जो पहला क्वेश्चन है कि प्रतिपूर्ति अर्थशास्त्र किस पे जोर देता है। तो प्रतिपूर्ति अर्थशास्त्र जो है उत्पादक के दृष्टिकोण पे जोर देता है। प्रतिपूर्ति अर्थशास्त्र किस पे जोर देता है, उत्पादन के दृष्टिकोण पे जोर देता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने इसको क्रॉस कर दिया बीपीएससी के लिए, ठीक है। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है। देखिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि का जो उद्देश्य है ये है कि उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा। राष्ट्रीय नवीकरण निधि क्या था, जो उद्योग बंद हो रहा है, जो इंडस्ट्री बंद हो रहा है, उसमें जो कामगार काम कर रहे हैं, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्कर्स काम कर रहा है उसका जो है सुरक्षा के लिए ये कौन सा लाया गया था, राष्ट्रीय नवीकरण निधि, ठीक है। तो ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल। तीसरा है कि आर्थिक विकास से संबंधित जनसांख्यिकीय संक्रमण का मॉडल की अवस्थाओं पर विचार कीजिए। देखिए आर्थिक विकास का जो संक्रमण सिद्धांत है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए ये मॉडल क्या है आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखिए जब पहले मनुष्य क्या हुआ कि जब जन्म मनुष्य से क्या सभ्यता हुआ विस्तार, तो उसमें क्या था कि लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, तो उससे क्या होता था, और ठीक है, और जन्म नियंत्रण यानी परिवार नियोजन जैसा कुछ सिस्टम नहीं था, तो क्या था, जन्म भी काफ़ी ज़्यादा होता था, ठीक है, और मृत्यु भी काफ़ी ज़्यादा होता था। उससे क्या होता था कि अधिक जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर भी अधिक। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि जब औद्योगिकरण आया, ठीक है, औद्योगिकरण से क्या हुआ कि चिकित्सा स्वास्थ्य खान पान में क्या हो गया, ये सब में वृद्धि हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि और वृद्धि हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जन्म दर में कंट्रोल तो नहीं हुआ था, तो उच्च जन्म दर, ठीक है, और निम्न मृत्यु दर, ठीक है। और तीसरा कंडीशन में क्या है कि जन्म दर को भी लास्ट में कम कर दिया गया और मृत्यु दर भी कम हो गया, ठीक है। और चौथा कंडीशन क्या होता है कि एकदम कम जन्म दर और मृत्यु दर भी कम। तो ये क्या है कि जनसंख्या का संक्रमण का मॉडल है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें जैसे कंडीशन 1 में क्या होगा कि जन्म दर भी हाई होगा, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है कि देखिए क्या है बर्थ रेट और क्या है डेथ रेट, ठीक है। अब देखिए पहला मॉडल, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, ठीक है, चौथा कंडीशन होता है, ठीक है। तो पहले में क्या होगा कि जन्म दर भी हाई होगा और मृत्यु दर भी हाई होगा, ठीक है। दूसरा में क्या होगा कि बर्थ रेट तो हाई होगा ही, मृत्यु दर कम होगा, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। औद्योगिकरण से क्या हुआ, खान पान में वृद्धि हुआ, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी वृद्धि हुआ। और तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि जब जनसंख्या बढ़ने लगा तो क्या होगा, बर्थ रेट में भी क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और मृत्यु रेट में भी कंट्रोल करेंगे। और चौथा फेज में क्या होता है कि जन्म दर काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, और मृत्यु दर तो कम होता ही है। इससे क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, घटने लगती है, ठीक है। तो जैसे जापान वगैरह बहुत सारे देश है जिसका जनसंख्या घटने लगा है। तो ये 4 क्या है, जनसंख्या संक्रमण का मॉडल है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा फेज है। तो निम्न जन्म दर, देखिए पहला कंडीशन क्या होगा, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, तो पहला ऑप्शन क्या होगा इसमें 2 होगा। दूसरा क्या होगा कि निम्न मृत्यु दर और उच्च दर, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होगा 3 होगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, निम्न मृत्यु और निम्न जन्म दर, जिसका कंडीशन सी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, सामान्यतः कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन किन कारणों से हो सकती है। तो देखिए किन किन कारणों से हो सकती है कि द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, ठीक है,
हो सकती है। और उत्पादन में, समग्र उत्पादन में गिरावट और प्रभावी मांग में वृद्धि। द्रव्य मीन्स क्या होता है कि करेंसी वगैरह, मुद्रा वगैरह, ठीक है। तो मुद्रा वगैरह की पूर्ति में अगर वृद्धि हो गया, ठीक है। और क्या है कि उत्पादन में गिरावट, उत्पादन में कमी हो गया और प्रभावी मांग में वृद्धि। ये क्या है, मुद्रास्फीति को ही यहाँ पे बताया गया। देखिए आपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि मुद्रास्फीति के लिए क्या क्या कारण। तो यहाँ पे कीमत स्तर में बढ़ोतरी। कीमत कब बढ़ता है, जब मुद्रास्फीति होती है। तो सेम क्वेश्चन को आपको जो है घुमा के पूछा गया है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये मुद्रास्फीति का कंडीशन दिया गया है, उसका आंसर होगा डी, यानी मुद्रास्फीति तब होता है जब द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, यानी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में समग्र गिरावट और प्रभावी मांग में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। छठा क्वेश्चन है कि देश एक्स में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। कब होगी, कि देखिए जब तकनीक प्रगति होती है तब नहीं होगी, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तब भी नहीं होगी, लेकिन जब पूंजी निर्माण होता है, जब एसेट यानी क्या होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, मशीनरी पे, जमीन पे, ठीक है, या फिर शिक्षा चिकित्सा पे, तो तब होगी। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि कब होगी, जब उसमें पूंजी निर्माण होता है, ठीक है। देखिए सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो देखिए इसमें से दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त, ये तीनों नाम याद कर लीजिए। ये तीनों भारत में उपनिवेशिक आर्थिक नीति के क्या करते थे, घोर आलोचक थे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने। इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी ने। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑफ द कॉमर्स ऑफ इंडिया इत्यादि लेख कौन लिखा था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये चीज़ें था। द हिंदू के संस्थापक कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये बीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था, आर सी दत्त ने लिखा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी क्या क्या था, उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश की आलोचना किया था। देखिए निगम कर का क्या है, निगम कर जो है उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्ण स्वामी होता है, ठीक है। जो है कि निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स का जो कौन वसूली करता है, वो वसूली केंद्र करता है, ठीक है, और यूज भी केंद्र ही करता है। तो निगम कर कौन करता है, यूज और वसूली जो है कॉर्पोरेट टैक्स वो केंद्रीय करता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो पॉपुलर है वो कौन प्रकाशित करता है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नंबर 10 है, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जाता है यदि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज भुगतान करने के लिए ले लेना पड़ता है। देखिए अब एक देश कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, अब इतना कर्ज लिया हुआ है कि इस पर जो ब्याज होगा, छोटा सा ब्याज, वो भी फिर से कर्ज लेने के लिए वो भुगतान करेगा, कर्ज लेके वो, ठीक है। कर्ज पे ब्याज, उसका भुगतान फिर कर्ज से कर रहा है। तो इस तरह का देश को क्या बोलते हैं, ऋण के जाल में फंसा हुआ देश बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऋण का प्रकार नहीं है। देखिए जो है परिवर्तनीय लागत पर आरक्षित निधि अनुपात, ठीक है। आरक्षित निधि अनुपात जो होता है, रिजर्व रेशियो जो होता है, वो क्या है कि ऋण का प्रकार नहीं है। खुदले बाजार का क्रियाकलाप, सीधी कार्रवाई और ऋण का राशनिंग, ये जो क्या है ऋण का प्रकार है, ठीक है। सूक्ष्म आर्थिक चर का उदाहरण है क्या, उपभोक्ता संतुलन है ये, ठीक है। ये देखिए सूक्ष्म आर्थिक चर का उदाहरण क्या है, उपभोक्ता संतुलन है, ठीक है। सामान्य संतुलन सिद्धांत जो किसने दिया था, लियोन वार्लस ने दिया था। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, लियोन वार्लस ने दिया था, ठीक है। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं, आपूर्ति विस्तार तथा संकुचन। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं, आपूर्ति विस्तार तथा संकुचन। देखिए मैक्रो और माइक्रो ये शब्द जो है किसने दिया था, ये है रेगनर फ्रिक्स ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि मैक्रो और माइक्रो शब्द को 1933 में दिया था किसने, रेगनर फ्रिक्स ने दिया था, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वाधिक स्थिर माप जो है माध्य है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वाधिक स्थिर माध्य, माध्य बहुलक पढ़ते हैं ना, तो माध्य क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वाधिक स्थिर माप होता है। अर्थव्यवस्था किस भाषा से लिया गया है, देखिए अर्थव्यवस्था शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है बी, यूनानी भाषा से लिया गया है, ठीक है। अन्य बातें समान होने पर भी किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। देखिए उस वस्तु की कीमत में गिरावट,
देखिए जब वस्तु की कीमत में गिरावट होती है तो क्या होती है, वस्तु की मांग की मात्रा में भी कमी हो सकती है। ठीक है, उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या है, खाद्यान्न और अन्य खाद्य। देखिए पंखा, बिजली, इस्त्री वगैरह हो गया, दूध और दुग्ध उत्पाद, ये सब क्या है, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु। कार और टेलीविजन, ये सारे क्या आते हैं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु। तो अर्ध टिकाऊ क्या है, दूध और दूध उत्पाद है। ठीक है, उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है। देखिए ये एकदम लॉजिक वाली क्वेश्चन है। देखिए कब अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, जब सीमांत उपयोगिता यानी उस वस्तु का उपयोग ज़्यादा करे और कीमत जो है कम हो। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो क्या चाहते हैं, कीमत क्या होगा, कम होगा, और ये क्या होगा, उपयोग उसका ज़्यादा हो। तो यही चीज़ें लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उत्पादन फलन किनके बीच का संबंध है, उत्पादन फलन जो है उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच संबंध है। ठीक है, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति किस प्रकार होगी, लोचदार स्वरूप की। ठीक है, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी, लोचदार स्वरूप की। ठीक है, मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे का निर्धारक तत्व होते हैं। देखिए एक क्रेताधिकार में क्या होता है, मूल्य और उत्पाद जो है बिना बाजार ढांचे के निर्धारक तत्व होते हैं। ठीक है, आपूर्ति की मात्रा वृद्धि किसे दर्शाती है। देखिए ये आपूर्ति के वामपंथी अंतरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका उपयोग है, भाग है। देखिए अब निजी लेखा निर्माण तो हो नहीं सकता है, औद्योगिक उत्पादन नहीं हो सकता, पूंजी निर्माण भी नहीं होगा क्योंकि बेचने नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा, खपत हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन गुणांक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं, आभासी लगान कहते हैं। उत्पादन गुणांक के न्यूनतम लगान को आभासी। देखिए ये वीडियो जो थोड़ा सा पार्ट 1 जो है काफ़ी इस पर टेक्निकल टर्म में थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है। उसके बाद जो पार्ट 2 ओके आगे जो आएगी पार्ट 3, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है कि आपको बार बार रिविजन करना पड़े तो 2-3 बार रिविजन कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है पार्ट 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध क्या है। देखिए स्वर्ण मूल्य के माप से, स्वर्ण बुलियन क्या होता है, बुलियन एक ईंट होता है सोने का, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, जो कि रिजर्व में रखा जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण मूल्य का माप जो है क्या है, स्वर्ण मूल्य का माप को स्वर्ण बुलियन मान कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या के बारे में विचार कैसे है, निराशावादी। देखिए निराशावादी विचार जो अपने पहले जो हम लोग को आपको मैंने पहले जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत बताया वो माल्थस का ही था। अब देखिए ये माल्थस महोदय ने क्या बोला था कि एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, कि वो क्या होगा कि जनसंख्या बहुत बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि फिर जाके जनसंख्या स्थिर होगी, उसके बाद क्या होगा, जनसंख्या घटना चालू हो जाएगा। तो लास्ट में इन्होंने क्या बोला था कि जनसंख्या घटना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जन्म दर कम और मृत्यु दर भी कम होगी। जन्म दर बहुत ज़्यादा कम और मृत्यु दर तो कम होगी, तो ये जनसंख्या घटने के विचार जो इसका है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निराशावादी सिद्धांत बोलते हैं। तो ये क्या है कि 1978 में इन्होंने किताब प्रकाशित किया था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये किसका है, थॉमस माल्थस का बुक है। ठीक है, उसमें से इन्होंने जो है कि ये दिया था। ठीक है, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होता है, उच्चतर दर पर गिरती है। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होता है, उच्चतर दर पर गिरती है। अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। कंप्यूटर विज्ञान भौतिक विज्ञान होगा नहीं। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान भी नहीं होगा, क्या है, एक समाज के विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वो कैसा माल है, वो क्या है, घटिया माल है। ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए कि अगर माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वो घटिया वस्तु होगा। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, मानक या आदर्श विज्ञान है और सकारात्मक विज्ञान है। रॉबिन्सन के अनुसार कैसा विज्ञान है, अर्थशास्त्र, मानक विज्ञान और सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग भी क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, घटिया वस्तु की
कीमत गिर जाती है तो मांग भी क्या होती है, गिर जाती है। अब देखिए ये घटिया वस्तु क्या होता है, देखिए मान लीजिए पहले लोग चावल यूज करते थे, ठीक है, चावल, ठीक है। अब क्या हुआ कि चावल में मूल्य बढ़ गया, अब क्या हुआ कि लोग क्या खाने लगे, बाजरा या फिर मक्के यूज करने लगे, ठीक है, या फिर ये सब करने लगे। अब देखिए चावल का मूल्य कम हो गया तो इसके बाद क्या होगा, इसका भी मूल्य कम हो गया। लेकिन जब चावल का मूल्य कम होगा, लोग चावल ही खाना चालू करेंगे तो बाजरा क्यों खाएगा। तो ये क्या है कि जब इसका मूल्य कम होता है तो इस बाजरे वगैरह का यूज भी लोग कम करते हैं। तो इस तरह की वस्तु को जो क्या कहते हैं, घटिया वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो जब कीमत गिर जाती है तो उसका मांग गिर जाए तो इस तरह की वस्तु क्या बोलते हैं, घटिया वस्तु बोलते हैं, ठीक है। आर्थिक लगान का क्या तात्पर्य है, भूमि के आर्थिक कीमत लगान, लगान मतलब जमीन का लगान जानते हैं, टैक्स, उसमें क्या होता है भूमि के उपयोग के बदले किया गया भुगतान, वो जो लगान होता है उसको क्या बोलते हैं कि भूमि का टैक्स, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब क्या होगा कि अविपरीत निवेश अविपरीत बचत के बराबर हो, जितना निवेश हो उतना बचत हो, उसको क्या बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो ये क्या है, खादी एवं कुटीर उद्योग था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण जो है ये क्या करती है, मांग और आपूर्ति, इसमें सरकार निर्धारण नहीं करती है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति जो है कीमत का निर्धारण करती है, ठीक है। किसी वस्तु की मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है, उपभोक्ता की आय। देखिए मांग वक्र, मांग कब बढ़ेगा, जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मांग कब कम होगा, तो जब उपभोक्ता की आम आय जो है कम होगी, ठीक है। वस्तुओं के निम्नलिखित युग्मों में संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर प्रिंटर। संयुक्त मांग क्या होता है, जैसे देखिए अब क्या है कि कंप्यूटर और माउस, ठीक है, कीबोर्ड, अब किसी पास अगर कंप्यूटर ना हो तो माउस कीबोर्ड का क्या ही करेगा, वो कोई यूज़ नहीं है। तो इस तरह से संयुक्त मांग, जैसे क्या है ना कि इस तरह के मांग जो है संयुक्त मांग कहते हैं, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो प्रिंटर बिना कंप्यूटर के चल नहीं सकता है, तो कंप्यूटर और प्रिंटर क्या है कि जो है संयुक्त मांग है, ठीक है। और ये दोनों संयुक्त मांग क्यों नहीं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं, तेल घी में दोनों से कोई एक यूज कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों का एक एक यूज करना हमारे लिए ये नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 41 नंबर। 42 नंबर में देखिए, एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, तो एकाधिकारी जो होता है बाजार होता है वो मांग लोच के आधार पर क्या करता है, मूल्य विभेदन के यानी प्राइस डिफरेंशिएशन का निर्णय लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या है, बिक्री लागत नहीं है। तो ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का तात्पर्य ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्तिगत रूप से कोई भी क्रेता या विक्रेता इतनी शक्तिशाली नहीं हो पाता है कि बाजार के प्रचलित मूल्य को प्रभावित कर सके, ठीक है। यानी क्या है कि इतने सारे लोग, मान लीजिए कि अगर कोई आपको फ्लावर का एक गुलदस्ता लेना है तो इतने सारे लोग हैं, ठीक है, कि इतने सारे लोग हैं कि अगर ये चाहेगा कि प्राइस को हम बहुत हाइक कर दें तो ये सस्ता में बेच देगा, तो इसका क्या है, इसका क्षमता नहीं है कि प्राइस हाइक करके प्राइस बढ़ा दे, तो इससे सामान इसका नहीं बिकेगा तो इसका बिक जाएगा। इस वजह से कोई भी इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो जो है कि बाजार को जो है क्या है डोमिनेट कर सके, यानी नियंत्रित कर सके। श्रम विभाजन का धारणा का जो समर्थन स्मिथ ने किया था, श्रम विभाजन का धारणा का जो समर्थन किसने किया था, स्मिथ ने किया था, ठीक है। तो उसमें क्या बोला था कि श्रम कौशल में निवेश जो उत्पादन में सहायक बनते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रम विभाजन जो स्मिथ ने दिया था, ठीक है। अस्पष्ट और अंतर्निहित लागत को हम लोग आर्थिक लागत बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण स्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में प्राय क्या होती है, कीमत लेने वाली होती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में प्राय कीमत लेने वाली होती है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राह्यता कौन सी होती है, फर्म होती है, ठीक है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राह्यता फर्म यानी कंपनी होती है। व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं, देखिए व्यापार चक्र में जो है कि 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है कि रिकवरी, बूम, ठीक है, रिसेशन और डिप्रेशन। देखिए रिकवरी क्या होता है, मान लीजिए कोविड के बाद क्या हुआ था, कोविड काल में यहाँ था अर्थव्यवस्था, तो क्या हुआ, पहले उसके बाद क्या हुआ, पहले इसमें गया, रिसेशन में गया, मंदी में गया, ठीक है, और काफ़ी दिन तक लॉकडाउन रहा है। अब क्या और नीचे चला गया, उसको क्या बोल सकते हैं, क्या हुआ, डिप्रेशन में, यानी काफ़ी दिन तक मंदी में रहा। उसके बाद क्या हुआ, धीरे रिकवरी हुआ, यानी यहाँ तक आया। उसके बाद क्या हुआ, वी शेप की रिकवरी, बूम कर गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, रिसेशन, थोड़ा सा मंदी हुआ, काफ़ी दिन तक मंदी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे, यहाँ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, रिकवरी होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, बूम, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो है अर्थव्यवस्था के चक्रीय चरण में 4 चरण माना जाता है, ठीक है।
ये ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में यू आकार का वक्र कौन सा है? तो कुल लागत का जो वक्र है यू आकार का, उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कराधान क्या है? एक राजकोषीय नीति का उपकरण। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपको, ठीक है, 3rd लेक्चर में होगा कि कराधान क्या है? राजकोषीय नीति का जो है उपकरण है। ठीक है, स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? क्रम वर्धमान यानी प्रतिगामी कर होते हैं। क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर जो है प्रतिगामी कर होते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है कि एक अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस पे लगाया जाता है वो टैक्स नहीं देता है। मान लीजिए आप एक कुछ वॉच खरीद रहे हैं, फिर मोबाइल खरीद रहे हैं, तो क्या हुआ? आप टैक्स दुकानदार को जीएसटी भरते हैं, दुकानदार सरकार को देती है। वही अगर आप पे इनकम टैक्स लगता है तो आप सीधे सरकार को देते हैं। ठीक है, तो यही होता है जो ये डायरेक्ट टैक्स, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन जो है कि सेम ये है कि हिंदी में लिखा गया है मैक्रो और मैक्रो को, तो रेगनर फ्रिक्स ने किया था। ठीक है, तो पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। निम्नलिखित में किस कारण आवश्यकता मांग बन जाती है? क्रय की इच्छा। क्रय की इच्छा जब हो तो आवश्यकता क्या होती है? मांग बन जाती है। क्योंकि देखिए क्रय अगर किसी आपको आवश्यकता है, खरीदने की इच्छा है, तो क्या है? मांग है। ठीक है, ऐसी अर्थशास्त्र जैसा अर्थशास्त्र ऐसा जैसा उसे होना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, ये जो कथन है मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, उपभोक्ता प्रभुत्व क्या है? उपभोक्ता प्रभुत्व मतलब क्या है? उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए उपभोक्ता प्रभुत्व का मतलब क्या? अगर आपके पास अगर इनकम अगर ये मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपये महीना है, ठीक है, तो आप क्या है कि जितना चाहे अपने इच्छा के अनुसार, मान लीजिए आप 5,000 में गुजारा कर सकते हैं या फिर 7,000 में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कंडीशन है कि 10,000 से कम में गुजारा कर ही नहीं सकते हैं, तो ये उपभोक्ता प्रभुत्व की स्थिति क्या है? नहीं है। लेकिन ये क्या है? उपभोक्ता प्रभुत्व की स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है मध्यवर्ती मूल्य के द्वारा। देखिए उत्पादन मूल्य क्या, वर्धित मूल्य, देखिए कि मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य के द्वारा। ठीक है, देखिए ये टैक्सेशन के बारे में है, इसमें से 1, 2 और 4 सही है। देखिए कराधान टैक्स क्या है? भुगतान का सामर्थ्य का सिद्धांत यह मानता है कि लोगों को कर जिस राशि पर भुगतान करते हैं वह उसे आय या संपत्ति के सापेक्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी कर जो टैक्स करते हैं वो आय या संपत्ति यानी उसका के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कराधान हित का लाभ सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्तियों को कर सरकारी कार्यक्रमों से उन्हें मिलने वाले हित लाभ के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। तो देखिए क्या है कि जिसका ज़्यादा इनकम होगा या जिसको जो यूज करेगा प्रॉपर्टी टैक्स या फिर कुछ, ठीक है, उसके अनुपात में लगाया जाना चाहिए। चौथा क्या है? अप्रत्यक्ष करों का ये लाभ है कि वह अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो है कि सरकार को उगाने में आसानी होता है। क्यों? क्योंकि एक कम लोगों से, यानी एक मोबाइल विक्रेता है, वो 1000 मोबाइल अगर उससे खरीदा जा रहा है तो सबका एक जगह कलेक्ट एग्रीगेट करके वो क्या करेगा? सरकार को दे देगा। और ये क्या होता है? रेट भी कम होता है इसका। ठीक है, 5%, 12% ऐसा कुछ होता है। ठीक है, देखिए हॉट मनी क्या होता है? उत्प्रवाही मनी। हॉट मनी जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, वो क्या होता है कि कभी भी निकाल लेते हैं वो, ठीक है, निवेश अपना, तो विदेश वाले, तो इसको क्या बोलते हैं? हॉट मनी बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। देखिए निर्माण नहीं है, परिवहन, होटल, रेस्तरां और बीमा, ये क्या है? सेवा क्षेत्र का भाग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सरकार का सकल राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम टैक्स यानी कॉर्पोरेट टैक्स। यानी ये पूछा जाता है भारत सरकार का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार का जो सकल राजस्व का जो स्रोत है वो निगम कर है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। निम्नलिखित में कौन सा प्रगामी कर संरचना को निरूपित करता है? देखिए कर की आय में बढ़ोतरी होने के साथ साथ बढ़ जाती है। ये हमने डिस्कस किया था आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, वो विजन IAS का मैगजीन में। तो कर में आय की बढ़ोतरी के साथ साथ बढ़ जाती है, उसको प्रगामी कर यानी, ठीक है, कर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी किसी का इनकम 5 लाख है, उसमें अगर 5% लग रहा है, अगर वो 25 लाख हो रहा है तब उसमें 20% लगाया जाएगा। तो इसको क्या है कि जब इनकम बढ़ेगा तो कर का दर बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रगामी कर। या ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? भारी उद्योग के साथ साथ लघु उद्योगों का भी महत्व होता है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, बीपीएससी के लिए, क्योंकि वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तभी का, ठीक है। भारत में असंगठित क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए असंगठित कथन के बारे में जो है कि ये 1, 3 और 4 है। देखिए क्या है कि संगठित क्षेत्रों की तुलना में इसमें श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। रोजगार सुरक्षा कार्य विनिमय असंगठित क्षेत्रों में बेहतर होता है। रोजगार सुरक्षा और कार्य विनिमय असंगठित क्षेत्रों में बेहतर होता है क्या? बेहतर नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वे सामान्यतः श्रम संघों द्वारा संगठित नहीं है। देखिए असंगठित क्षेत्र में जो है श्रम संगठन है, लेबर यूनियन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। श्रमिक सामान्यतः सीमित दिनों के लिए नियुक्त होते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं कितने दिन के लिए नियुक्त होंगे। ये क्या है? असंगठित क्षेत्र का विशेषता है, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी क्या होता है कि किसी कंपनी के शेयर पूंजी का अधिकतम रकम जो क्या कहलाता है? अभिहित पूंजी कहलाता है वो, ठीक है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी पूछा जा चुका है, ठीक है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का जो सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है प्रति व्यक्ति उत्पाद है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जो आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? देखिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। देखिए रेगुलर अगर कंटिन्यूस प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं हम कि देश आर्थिक वृद्धि कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है कि अधोसंरचनात्मक सुविधा यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, कृषि का पुनरुद्धार हो और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता। जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगा उसको क्या बोलेंगे? समावेशी विकास का, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। निम्नलिखित में कौन सा समावेशी विकास बढ़ाने की आशा से नहीं की जा सकती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि, ठीक है, ये नहीं है। देखिए ग्रामीण विकास, कृषि विकास और कृषि को पर्याप्त साक्षी किसके लिए यूज किया जाता है? समावेशी विकास के लिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल इस तरह के जो है कि कॉन्सेप्ट बेस पे पूछे जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? देखिए विपणन। बाकी कृषि और वानिकी जो है किसमें? प्राथमिक सेक्टर में आता है। विनिर्माण जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ये टर्सरी ने तृतीय सेक्टर में आता है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति निरूपित करता है? वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। ये जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा क्या होता है? राजकोषीय नीति जारी किया जाता है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है, ठीक है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय तैयार करता है, ठीक है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए जो कौन है? वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय, ठीक है। निम्नलिखित में किसने पहली बार व्यय कर को लगाने का सुझाव दिया था? कोल्डर ने, ठीक है। एफ कोल्डर नाम था इसका, ठीक है। तो व्यय कर जो है किसने? एफ कोल्डर ने लगाने का सुझाव दिया था, ठीक है, पहली बार। वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। देखिए बैंकिंग विभाग, देखिए व्यय विभाग, राजस्व विभाग और जो है आर्थिक मामला जो वित्त मंत्रालय का विभाग है। बैंकिंग विभाग किसका है? आरबीआई का विभाग है वो, ठीक है। अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग है। कौन कौन है? आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्त सेवा विभाग और विनिवेश विभाग, ठीक है। PAN क्या होता है कि PAN जो होता है पते का प्रमाण जो है। PN का प्रयोग नहीं किया जा सकता है किसके किसके लिए? पते का प्रमाण नहीं होता, उसमें कोई एड्रेस नहीं होता। तो पैन क्या होता है? पहचान प्रमाण के लिए पंजीकृत करदाता और जन्मतिथि का प्रमाण। देखिए PAN जो प्रमाण अकाउंट नंबर क्या होता है वो टैक्स के लिए यूज करते हैं। पहचान पत्र की तरह यूज कर सकते हो, जन्मतिथि उसमें लिखा होता है तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई एड्रेस या रेसिडेंस के प्रूफ के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भारत सरकार के कर राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा, ठीक है, डी। देखिए पहले क्या है कि सबसे ज़्यादा जो कर किससे प्राप्त होता है? निगम कर से, उसके बाद किससे? आय कर से, उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद संघीय उत्पादन शुल्क से, ठीक है, GST से, उसका चौथा क्या है? सेवा कर से प्राप्त होता है, ठीक है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय अनुदान क्यों की जाती है? ठीक है, देखिए केंद्रीय अनुदान को संघ एवं राज्य के अंश को निर्धारित करने के लिए, देखिए केंद्रीय अनुदान जो ग्रांट्स होता है केंद्र और राज्य के बीच में कितना कितना बंटवारा होगा उसके लिए क्या किया था? वित्त आयोग का नियुक्ति की जाती है, ठीक है, अनुच्छेद 280 में, और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
नियुक्ति इसका। पंचायतों के राजस्व को निम्नलिखित स्रोत पर ध्यान दीजिए। देखिए पंचायत के राजस्व जो है 1 2 3 5, देखिए वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय से अनुदान मिलता है उसको, केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, ठीक है, और जो है किस पे है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता मिलता है उसको, और राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन मिलता है, ठीक, नाबार्ड उसको नहीं देती फंड, किसको, पंचायत को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान घटाने पर हम क्या पाते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा। ये फॉर्मूला जो कल डिस्कस किया गया था वीडियो में, ठीक है। तो राजस्व घाटे में पूंजीगत परिसंपत्तियों को सृजन को घटाने के बाद क्या, प्रभावी राजस्व घाटा मिलता है हमें, ठीक है। बजट के हिसाब किताब जांच करने के लिए भारत संसद किसके द्वारा करती है, तो देखिए सार्वजनिक लेखा समिति, यानी क्या है, पब्लिक लोक लेखा समिति बोलते हैं इसको, ठीक है, लोक लेखा समिति, ठीक है, लेखा समिति, ठीक है। तो ये क्या है कि भारतीय सार्वजनिक हिसाब किताब बजट का जो है जांच के लिए लोक लेखा समिति का यूज करती है सरकार, ठीक है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का कोई सदस्य होता है। अध्यक्ष में से क्या होता है, विपक्ष का होता है, ठीक है। आयात और निर्यात पर लगाने जाने वाले कर को क्या बोल सकते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। सीमा शुल्क क्या है, आयात और निर्यात, किसी देश को जो एक सीमा है, ठीक है, मान लीजिए अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है, प्यारा सा भारत है, इसको जो सीमा जो आयात निर्यात पे जो कर लगेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, सीमा शुल्क बोलेंगे, ठीक है। उत्पाद शुल्क क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कल हमने अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर का सूची बताया, तो ये दोनों याद कर लीजिए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में जाके आप उसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का भाग है, कर नीति। ये राजकोषीय नीति और राजस्व नीति में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें जो है जाके आप देख सकते हैं कि राजकोषीय नीति का कौन कौन सा भाग है, कर उसका भी एक पार्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं, ऋण से। तो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, अभी उधारी से आता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, अभी उधारी से आ रहा है, ठीक है, वर्तमान में। अनवरत योजना जो है कि 7879 में चला था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब, ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है। अनवरत योजना कब, यानी रोलिंग मॉडल, ठीक है। अनवरत योजना क्या था, देखिए जब पहली बार के जो है कि केंद्र में जो है कि गैर बीजेपी कांग्रेस सरकार आई थी, तो 1978 में, तो उन्होंने जो है कि 1974 से जो चल रहा था वो, ठीक है, तो वो पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया, और 1978 में एक रोलिंग प्लान, जिसको अनवरत मॉडल कहते हैं, तो 78 से 79 के बीच जो है अनवरत योजना चला था। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जो है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी। ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 कार्यकाल था, इसमें सर्वाधिक जो है वृद्धि दर था। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे, PC महालनोबिस, ठीक है। तो पहला जो है हेराल्ड डोमर के मॉडल पे था, और दूसरा PC महालनोबिस के मॉडल पे था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उपभोक्ता सहकारी भंडार समिति स्थापित किए जाते हैं, तो क्या सदस्यों द्वारा, सहकारी समिति जो है भंडार समिति सदस्यों द्वारा। तो आज 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कल 101 क्वेश्चन से लेकर 200 तक करेंगे, ठीक है। और इसको आप जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये BPSC के लिए, जो है 70वीं के लिए जो रिसेंट पैटर्न चेंज हुआ है उस पर आधारित है, तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।